आज की कहानी है कर्नाटक के एक शहर उडुपी की। इसी शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था बालकृष्ण पुजारी। उम्र लगभग 44 साल थी, जिनका एक होटल था और अपनी जिंदगी में खुश थे। लगभग 17 साल पहले उनकी शादी प्रतिमा नाम की एक लड़की से हुआ था। प्रतिमा और पुजारी दोनों साथ रह रहे थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वक्त बीता, दोनों के 2 बच्चे हुए। प्रतिमा ने यह कहकर कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं भी कुछ करती हूं, तो बालकृष्ण पुजारी ने एक ब्यूटी पार्लर खोल दिया और कहा कि तुम वहां अपना वक्त भी लगाओ और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अब प्रतिमा ब्यूटी पार्लर चलाती और बालकृष्ण पुजारी अपना होटल देखते थे। प्रतिमा का एक भाई था जिसका नाम संदीप था। संदीप और बालकृष्ण पुजारी में बहुत लगाव था। मतलब जीजा साले की ये जोड़ी की लोग वहां उसके खानदान में मिसाल दिया करते थे। छोटी छोटी बातें अगर कुछ भी होती, दोनों एक दूसरे से शेयर करते। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता, बालकृष्ण संदीप को बीच में शामिल करते। संदीप अपनी बहन को भी समझाता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के 17 साल हो चुके थे। अचानक अगस्त 2024 में बालकृष्ण की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है। उन्हें वोमिटिंग होती है, फीवर आता है। लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर ठीक होता है। कुछ दिन बाद बुखार फिर आ जाता है। ऐसे ही ये चलता रहा। जब ये लगातार फीवर आने लगा, वोमिटिंग होने लगी, तो ये हुआ कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर पुजारी का इलाज बड़े हॉस्पिटल में हुआ। टेस्ट हुआ, पहले लगा कि पीलिया हुआ है। उसका इलाज हुआ पर कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया। एक एक करके 9 हॉस्पिटल में दिखाया गया। हालत सुधरती फिर बिगड़ती। अगस्त तक यह सिलसिला चलता रहा और आखिरकार अक्टूबर का महीना आ गया। अक्टूबर आते आते थोड़ी सी हालत सुधार होने लगी। बेंगलुरु में वो एडमिट थे। डॉक्टर ने कहा, आप ठीक हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। तो 19 अक्टूबर को बालकृष्ण पुजारी को उनकी पत्नी प्रतिमा अपने साथ अपने घर ले आई। पूरा परिवार परेशान था। दूर दूर के रिश्तेदार परेशान थे। संदीप अलग परेशान था। तो जिस दिन यह पता चला कि बालकृष्ण पुजारी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, परिवार में खुशी की लहर आई कि चलो अब बालकृष्ण ठीक हो गया। सारे लोग घर पर जमा हो गए। 19 अक्टूबर की रात पुजारी अपने घर पहुंचते हैं। प्रतिमा साथ लेकर आती है। घर आने के बाद अब पूरे रिश्तेदारों का जमावड़ा लग जाता है। प्रतिमा के बच्चे भी, जो अब तक दूसरे रिश्तेदारों के घर पर उसने छोड़ रखा था, वो भी आए। पुजारी के इन-लॉज, आंटी, अंकल, ये सब आए और संदीप भी आया। और सभी खुश थे कि आज पुजारी ठीक हो गया है। ये सब करीब 8 बजे घर पहुंचे थे। अब 8 से लगभग 12 बजे वाला था, जब जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब आसपास के ही रहने वाले थे। सभी लोगों ने सोचा कि पुजारी इतने दिन बाद आया है, यहीं रुकते हैं, उसका ख्याल रखेंगे। पर प्रतिमा ने कहा, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, फिर कल आइएगा, यहीं आसपास में तो सब रहते हैं। सभी को लगा कि ठीक है, पुजारी को आराम करने देते हैं। एक एक कर सारे रिश्तेदार चले गए। संदीप अब तक वहीं था, क्योंकि उसे अपने जीजा की बहुत फिक्र थी। जब वो हॉस्पिटल में थे तब भी वो जाकर देखभाल करता था। प्रतिमा ने अब देखा सिर्फ संदीप रह गया। उसने कहा, भाई तुम भी अब घर जाओ, कल आ जाना। संदीप बोला, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। प्रतिमा ने कहा, मैं तुमसे कह रही हूं, तुम चले जाओ, सब ठीक है, कोई जरूरत होगी तो बुला लूंगी। पर संदीप जाना नहीं चाहता था। लेकिन प्रतिमा ने फिर भी जिद करके संदीप को उसके घर भेज दिया। अब 19 अक्टूबर रात के 12 बजे तारीख आ गई। 20 अक्टूबर, सारे रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके हैं। रात गहरा चुकी है, सभी अब सो रहे हैं। तभी रात के 1:30 बजे अचानक चुपके से एक शख्स प्रतिमा के घर में दाखिल होता है। प्रतिमा का दरवाजा खुला था। वो शख्स आता है और बाथरूम में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद प्रतिमा दाएं बाएं आगे पीछे देखती है, घर के बाहर देखती है, कोई है नहीं। फिर वह दरवाजा लॉक कर देती है। इसके बाद वह बाथरूम में पहुंचती है, उस अजनबी शख्स को बाहर निकालती है और अपने साथ लेकर उस बेडरूम में ले जाती है जहां बालकृष्ण पुजारी सो रहे थे।
वहां ले जाने के बाद अचानक वह अजनबी शख्स एक तकिया उठाता है और जोर से पुजारी के मुंह पर रखकर दबाने लगता है। पुजारी नींद से जागकर विरोध करने की कोशिश करता है, पर तभी प्रतिमा पुजारी के सीने पर बैठ जाती है। कुछ मिनट के संघर्ष के बाद पुजारी शांत हो जाता है। वो पुजारी की सांस और नब्ज देखते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि पुजारी की मौत हो चुकी है। इसके बाद वह अजनबी दरवाजा खोलता है और बाहर चला जाता है। इस समय करीब रात के 2:30 बज रहे थे। फिर प्रतिमा रूम में जाती है और बिस्तर और बाकी सामान को सही करती है, क्योंकि हाथापाई में सामान बिखर गया था। उसके बाद करीब 3 बजे अपने रिश्तेदारों को फोन करती है और बताती है कि पुजारी को मैं उठा रही हूं, पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप लोग जल्दी आ जाइए। और उसके बाद संदीप को फोन करती है और उसे भी यही बोलकर बुला लेती है। अब जो सब लोग रात को वापस गए थे, अब वापस आ जाते हैं और एक लोकल डॉक्टर को बुलाकर दिखाते हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि अब कोई जान बाकी नहीं है। अब सबको यही लगा कि जो लंबी बीमारी थी, घर आने के बाद उसी बीमारी ने जान ले ली। सब यह मानकर बैठ चुके थे, लेकिन तभी संदीप अचानक बहुत करीब से जाकर अपने जीजा की लाश को देखता है। जब देखता है तो देखता क्या है कि उसके चेहरे पर एक लाल मार्क है, कुछ निशान सा है और एक गले पर भी निशान है। और उसे याद आया कि जब जीजा शाम को हॉस्पिटल से घर आए थे तब ऐसा कोई निशान नहीं था। उसे देखकर संदीप को कुछ शक होता है। वो अपनी बहन से अकेले में बात करता है कि जीजा जी के चेहरे और गले पर एक अजीब सा मार्क देख रहा हूं, ये नेचुरल डेथ नहीं है। तुम कहां थी? कोई आया था क्या? तो प्रतिमा कहती है कि वो निशान असल में जब मैं आई कमरे में और मैंने जगाने की कोशिश की, वो हिलडुल नहीं रहे थे, बेजान थे। तो मैं पागल हो गई और मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मुझे डर लगा कि कुछ हो तो नहीं गया, तो मैंने उठाने की जल्दी में पानी की बोतल मेरे हाथ से छूट गई थी, तो शायद उसी से वो निशान पड़ गया। संदीप ने कहा, नहीं, वो निशान उसका नहीं है। लेकिन अब बहन बोल रही है, संदीप क्या करे? अब अंतिम संस्कार करना है, लेकिन संदीप के मन में कुछ था। उसने बहन से कहा कि इसका पोस्टमार्टम करा लेते हैं, पर प्रतिमा ने मना कर दिया। तो उसने अपने जीजा जी के पिता से बात की, यानी कि पुजारी के फादर से, और उसने कहा कि अंकल, मुझे कुछ शक है कि बालकृष्ण पुजारी की मौत नेचुरल नहीं है। एक बार आप इसका पोस्टमार्टम करवाने की इजाजत दे दीजिए। अब कई लोग पोस्टमार्टम कराने से बचते हैं कि क्या एक मरे हुए इंसान के शरीर के साथ चीर फाड़ करना ठीक होगा, लेकिन पुजारी के पिता पढ़े लिखे थे और संदीप ने बताया कि उसके गले और चेहरे पर निशान देखा है। इसके बाद पुजारी के पिताजी पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। अब अगले दिन पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी हवाले कर दी गई। परिवार वालों ने पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 दिन बीत चुके थे। 23 अक्टूबर को अचानक संदीप अपनी बहन से कहता है कि बहन, तुम सच बताओ, ये मौत कैसे हुई है? कोई आया था क्या? वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर संदीप ने कहा, मुझे जीजा जी ने बहुत पहले बता रखा था कि देखो, तुम्हारी ये बहन है, उसका एक 28 साल के लड़के से अफेयर है, जो एक बिजनेसमैन का लड़का है। वो मुंबई में रहता था, पर कोरोना काल में उडुपी आने लगा था। यहां आने के बाद वो यहीं उडुपी में रहने लगा और इत्तेफाक से इंस्टाग्राम के द्वारा दिलीप की मुलाकात प्रतिमा से हुई। दोनों इंस्टाग्राम के द्वारा दोस्त बन गए। चूंकि दोनों एक ही शहर में थे, तो दोनों मिलने भी लगे। एक बार पुजारी ने उन्हें मिलते हुए देख भी लिया। पुजारी ने समझाया, लेकिन प्रतिमा नहीं मानी। फिर बालकृष्ण पुजारी ने संदीप को सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। अब संदीप से ये सारी बातें सुनकर प्रतिमा चौंक गई। फिर भी उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। पर संदीप ने कहा, पोस्टमार्टम हो चुका है, देखो बता दो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ निकला तो फिर तुम फंस जाओगी। प्रतिमा को अचानक लगा कि शायद वह फंस सकती है, तो उसने कहा, हाँ, उस रात तुम सबके जाने के बाद दिलीप हेगड़े घर आया था और उसी ने तुम्हारे जीजा का कत्ल कर दिया। लेकिन संदीप को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा उसकी बहन झूठ बोल रही है। दिलीप अकेले ये सब नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं इसकी बहन भी मिली होगी। संदीप ने एक चाल चली और कहा, देखो,
अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, उसमें सब पता चल ही जाएगा। अगर मुझे सब कुछ पता रहेगा तो हो सकता है मैं तुम्हें बचा लूं। तो उसकी बहन ने कहा, देख तू मुझे बचा ले भाई, मैं तुझे सब सच बता देती हूं। प्रतिमा को यह लगा कि भाई तो उसी का है, उसी का साथ देगा, सपोर्ट करेगा। तो उसने कहा, मैं तुझे सब सच बताती हूं, पर तू मुझे पुलिस और इन चीजों से बचा लेना। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन तू मुझे सच बता दे। प्रतिमा उसे सारी बातें बताने लगी और संदीप ने खामोशी से अपने मोबाइल का रिकॉर्डर चालू कर लिया। प्रतिमा को पता ही नहीं कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद उस रिकॉर्डर को लेकर संदीप उसी दिन पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग सुनाता है और अपने जीजा के कत्ल की पूरी बात बताता है। पुलिस उस ऑडियो को सुनती है और कहती है, ठीक है, बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। तब तक पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर से पूछती है, प्रारंभिक रिपोर्ट क्या कहती है? तो पता चलता है कि गला घोंटकर मारा गया है। मौत की वजह स्ट्रैंगलेशन है, नेचुरल डेथ नहीं है। ऑडियो रिकॉर्डिंग और उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तस्वीर साफ थी। फौरन पुलिस की टीम घर पहुंचती है। पहले प्रतिमा को उठाती है, इसके बाद दिलीप हेगड़े को। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के सामने प्रतिमा ने सारी कहानी बताई। जब कोरोना काल हुआ और उस कोरोना काल में वक्त काटना मुश्किल था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घरों में कैद थे, ब्यूटी पार्लर बंद था। तो ऐसे वक्त में प्रतिमा सोशल मीडिया की तरफ चली गई थी और मोबाइल ही उसका साथी था। और ऐसे ही प्रतिमा की इंस्टाग्राम पर दिलीप हेगड़े से बातचीत हुई। दिलीप हेगड़े मुंबई से कोरोना काल में वापस उडुपी आ गया था। अब उडुपी में दोनों चुपचाप मिलने लगे। अब दोनों में इश्क हो गया। अब यह था कि प्रतिमा चाहती थी कि वह दिलीप से शादी करे, लेकिन पहले पति के जिंदा रहते यह मुमकिन नहीं था। तो क्या करे? तो उन्होंने बालकृष्ण को मारने का प्लान बनाया, और ऐसा मरना कि किसी को शक भी ना हो। तो क्या क्या तरीका हो सकता है? बाकायदा उन तरीकों को ढूंढा गया। फिर यह तय हुआ कि खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर बालकृष्ण पुजारी को दिया जाएगा। उस स्लो पॉइजन के ऊपर भी काफी सर्च किया गया और उन्हें कुछ केमिकल्स के बारे में पता चला, पर वो सबको नहीं दिया जाता, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया जाता है, लैब में रिसर्च के लिए। वो भी अलग अलग लैब से लेना पड़ता है। तो जब सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा कर ली गई, तो एक रोज दिलीप हेगड़े उस लैब में पहुंचता है और वहां जाकर उसी केमिकल का ऑर्डर देता है और अपना फेक स्टूडेंट आई कार्ड दिखाता है और अपने आप को एक मेडिकल स्टूडेंट बताता है। वहां वह नाम और पता असली देता है और उसके बाद वो ऑर्डर देकर चला आता है। कहता है, पार्सल से घर पर भेज दीजिएगा। पैसे वगैरह दे चुका था। अब लैब वाले भी इतनी तहकीकात नहीं करते कि यह सच में मेडिकल स्टूडेंट है या नहीं। जुलाई में उसके घर पर पार्सल से यह जहर पहुंच गया। जुलाई के अंत में उसने वही जहर प्रतिमा को दे दिया और प्रतिमा से कहा कि इसको हर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा में मिलाकर देना। अगस्त से प्रतिमा ने थोड़ा थोड़ा करके बालकृष्ण को देना शुरू किया। कुछ दिन बीते। अब यह वो जहर था जो सीधे लिवर, किडनी, इन सब पर असर करता था। पूरे सितंबर के दौरान इतनी ज्यादा मात्रा तक किस्तों में दे चुकी थी कि उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। तो अब अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में भी बालकृष्ण के मां बाप ने देखा कि प्रतिमा को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें यह अजीब भी लगता, लेकिन कुछ कहते नहीं। और इत्तेफाक से, खुशनसीबी से 19 अक्टूबर को उनकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। अब प्रतिमा भड़क गई कि यह क्या हुआ। तब उसने फिर 19 अक्टूबर को उसे घर लाया और घर लाने से पहले ही दिलीप को फोन करती है और कहती है, यह वाला प्लान काम नहीं करेगा, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, अब हॉस्पिटल से आया ही है, बीमार है, अगर अब भी मर देते हैं तो यही लगेगा कि बीमारी से मौत हो गई। दिलीप भी तैयार हो गया। प्लान के तहत सारे रिश्तेदारों को जबरन भेज दिया। 19 अक्टूबर की रात 1:30 बजे उसने दिलीप को अपने घर बुलाया। 100 मीटर दूर दिलीप ने अपनी गाड़ी पार्क की, खामोशी से घर में आया और फिर उसकी हत्या कर दी। दोनों अब जेल में हैं।